आ जाओ प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है ना, अपन फंडामेंटल रिवाइज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की, कौन से एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, सीवीटी के लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, ये डेफिनेशन है सेक्शन 4 में। कौन से सेक्शन में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन गिवन है। ठीक है ना, सीवीटी में कई बार सवाल पूछता है, 12वीं क्लास में तुम लोगों से सवाल नहीं पूछेगा सीबीएसई वाले। क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप रिलेशन है लोगों के बीच में। कौन से लोग? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, एग्री कर लिया कि हम लोग क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स बिजनेस के शेयर करेंगे। अब यहाँ पे लॉस वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस भी शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। आगे ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे, ठीक है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक बंदा या दो बंदे। मान लीजिए 5 पार्टनर है, 5 में से 3 एक्टिवली काम कर रहे हैं, 2 एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब या तो सब चलाएंगे या फिर कोई एक बंदा चलाएगा या 2 बंदे चलाएंगे। इसका मतलब ये जो बेटा ये वर्ड बोला जाता है ना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक बंदा काम करेगा तो दूसरा वाला काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई? इस फीचर को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। 2025 में सवाल आया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है ना, उन्होंने ये बात लिखी है और फिर पूछा बताओ ये पार्टनरशिप का कौन सा फीचर है। क्या पूछा? पार्टनरशिप का कौन सा फीचर है। तो इस फीचर को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। एक बंदा काम कर रहा है या उसके बिहाफ पे बाकी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने एक और चीज़ पढ़ी, पार्टनर जो है वो एजेंट भी बन सकता है और साथ में प्रिंसिपल भी। पार्टनर एक्ट कर सकता है कैसे? एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 के बेसिस पर, 3 के बिहाफ पर एक बंदा काम कर रहा है, तो वो उनका एजेंट हो गया, बाकी क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, वही एजेंट भी हो सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे? पार्टनर कैन बी एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है जी। अच्छा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर पार्टनरशिप ने कोई गड़बड़ कर दिया और उसके ऊपर केस होना है, तो बेटा केस करने में पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं आएगा। किसके ऊपर केस आएगा? डायरेक्ट पार्टनर के ऊपर, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या होते हैं? सेम। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या होते हैं? सेम, दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर सेम होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 11th क्लास में पढ़ी थी, प्रोप्राइटरशिप में ओनर और उसका बिजनेस दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। सेम पार्टनरशिप में भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर यानी कि पार्टनर्स और बिजनेस दोनों क्या हैं? सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या माने जाएंगे? सेपरेट। चलो आ जाओ फटाफट से अगला, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? मिनिमम कितने? 2 पार्टनर्स। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं? 50। ये बात कहाँ पे लिखी है? और प्रेस्क्राइब कौन करता है बताओ फटाफट से? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। कौन प्रेस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना ये पॉइंट, पार्टनरशिप एक्ट में ये बात नहीं लिखी कहीं से कहीं तक भी, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी। कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है और उन्होंने बोला कि कंपनीज मिसलिनियस रूल्स में यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में आप लिख दीजिए कि कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? बेसिकली पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, कि पार्टनर की क्या क्या ड्यूटी होंगी, क्या लाइबिलिटी होगी, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसका कितना शेयर है, दुनिया भर की सारी अटरम खटरम बातें। पार्टनर का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, वो क्या काम करेगी, सारी बातें किसमें लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न बेटर है कि ओरल बेटर है? रिटर्न बेटर है कि ओरल बेटर है? मतलब हम बातचीत करके आपस में पार्टनरशिप कर लें या फिर उसको लिख के पार्टनरशिप करा जाए? लिख के करी जाए। ठीक है ना, लेकिन ओरल पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न ही होगी, ओरल भी हो सकती है, लेकिन बेटर क्या होता है? रिटर्न पार्टनरशिप होनी चाहिए। ओके, अगर बेटा जी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप फर्म में वो प्रोविजन नहीं है, तो कौन सा एक्ट पिक्चर में आ जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके हिसाब से सारे फैसले होंगे। किसके हिसाब से सारे फैसले होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। इसमें क्या फैसले लिखे हैं ध्यान से देखिएगा। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस का शेयर डिसाइड नहीं करा तो आपस में बाद में लड़ाई होगी, तो बेटा शेयर क्या माना जाएगा? इक्वल। क्या माना जाएगा? पार्टनर सारे के सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे कैसे? इक्वली। बात समझ में आ गई? अगर पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ बेटा? पार्टनरशिप पार्टनर ने
पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाई, मान लो 1 लाख रुपए। अब वो कह रहा है मुझे 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट चाहिए। क्या बोल रहा है? 1 लाख रुपए पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए? 10%। और पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा ही नहीं ये बात, तो बताओ फटाफट से देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं अलाउ होगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने पैसे निकाल लिए फर्म में से, ठीक, तो बाकी पार्टनर बोल रहे हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? रेम्यूनरेशन या कमीशन टू पार्टनर, एक पार्टनर बोल रहा है भाई साहब मैंने दिन रात मेहनत करके काम करा पूरी पार्टनरशिप फर्म में, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं है, तो सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, चलो आगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सीन है बेटा जी, अगर पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को एग्री आप एडमिट करना चाह रहे हो और हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा? पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा आप पार्टनर को एडमिट तो कर सकते हो, लेकिन कब? जब सारे पार्टनर एग्री हो जाए। मान लो अपने पास 4 पार्टनर हैं और हम एक 5वां पार्टनर एक और लेकर आना चाह रहे हैं 5वें पार्टनर को, तो बेटा जब तक ये चारों एग्री नहीं हो जाएंगे ना नए वाले को एडमिट करने के लिए, तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। मान लो 4 में से 3 बोल रहे हैं कि हाँ कर लो और 1 बोल रहा है नहीं करने देंगे, तो भी आप अलाउ नहीं है, तब भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चारों का एग्री होना जरूरी है। क्लियर हो गई कहानी? ओके, अगले वाले पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। लोन किसको दिया? पार्टनर ने फर्म को। ध्यान से समझ लेना, फर्म ने पार्टनर को लोन नहीं दिया, किसने दिया? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, ठीक है, और लोन साल के आखिर में उसने इंटरेस्ट मांगा, अब पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं कि भाई हमें तो लॉस हो गया, हम नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट, तो ऐसा अलाउड होगा क्या? नहीं साहब। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलेगा आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम, वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट कमाओ या फिर लॉस कमाओ, आपको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ये रिवर्स केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तब ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? ये प्रोविजन कब लगेगा? जब पार्टनर ने फर्म को लोन देना। क्लियर है कहानी? ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 6% पर एनम, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ओके, आ जाओ फटाफट से। हाँ, ये तो लिखवा रखा है नोट्स में। अच्छा, मैंने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो मैं नोट्स भेजूंगा, अभी नहीं लिखने कुछ भी, फायदा नहीं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बेटा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट देखिएगा फटाफट से। एक माइनर पार्टनर है। माइनर पार्टनर मतलब 18 साल से कम का पार्टनर। ठीक है ना? 18 साल से कम का पार्टनर, अगर मैंने उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करा, तो प्यारे बच्चों अगर मेरी फर्म को प्रॉफिट होगा ना, तो उसको प्रॉफिट तो शेयर मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो गया तो बेटा माइनर पार्टनर पीछे हट जाएगा, बोलेगा लॉस मैं नहीं लूँगा। तो इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से माइनर क्या लिखा है? माइनर विल नॉट बियर लॉसेस। मतलब अगर 18 साल से कम का पार्टनर है, मान लो तुमने कोई 16 ईयर्स का पार्टनर एडमिट कर लिया, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट लेने आ जाएगा। अगर फर्म को लॉस हो गया तो वो पीछे हट जाएगा, बोलेगा लॉस में नहीं लूँगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? आगे एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है आप फर्म को रजिस्टर कराओ या ना कराओ। तो सर फिर फर्म बनती कैसे होगी? बेटा कुछ भी नहीं होता। एक आपने मार्केट में देखा कि स्टैम्प पेपर मिलता है, ठीक है ना? स्टैम्प पेपर देखा है ना तुम लोगों ने, जिस पे 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है। उस तरीके का स्टैम्प पेपर लेते हैं, उस पर नोटराइज कराते हैं वकील से और उसके पीछे पार्टनरशिप डीड बन जाती है। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा मैं टाइम कम लेके पढ़ा रहा हूँ, तो अदरवाइज मैं भी पार्टनरशिप दिखाता आपको डीड। ठीक है ना? अगली क्लास में हो सकता है कि मैं दिखाऊंगा पार्टनरशिप डीड। अपन दिन रात ड्राफ्ट करते रहते हैं तो अपन बनाते बनाते। ठीक है, चलो आ जाओ। एक और चीज़, अभी क्या लिखा था हमने? एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर को और लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो बेटा जी इन तीनों का एग्री होना जरूरी है। ठीक है ना? तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। लेकिन मान लो मैंने 1 मिनट के लिए पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भाई अगर कोई एक पार्टनर भी यस बोल देगा और 2 नो बोलेंगे तो भी हम यस वाले की बात मान लेंगे और नए पार्टनर को एडमिट कर देंगे। ये कब हो सकता है? जब मैंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। क्या करा हो मैंने? पार्टनरशिप डीड में लिखा हो ये बात कि अगर 3 पार्टनर में से कोई एक भी एग्री हो गया तो नया पार्टनर आ जाएगा। अगर मैंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया और मैंने साइन कर दिया उसके ऊपर लिख के, तो इसका मतलब वो एक अकेला पार्टनर भी अपनी मर्जी से एक नए पार्टनर को ला सकता है। बात समझ में आ गई? सेम केस रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही हो सकती है, या फिर
अदरवाइज अगर हमने फर्म के अंदर कुछ भी मेंशन कर दिया डीड में तो भी पार्टनरशिप डीड से वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरिंग पार्टनर बाहर जा सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात बताऊँ तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पार्टनरशिप जो बनती है बेटा जी वो बनती है पार्टनरशिप डीड एट विल। एट विल का मतलब होता है विलिंगनेस, मतलब अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को रिटायर होना है तो सी पता क्या करेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाता है कि अगर पार्टनर को रिटायर होना है तो वो 15 दिन का एक नोटिस दे दे। क्या दे दे? नोटिस, कि मैं 15 दिन के बाद रिटायर हो जाऊँगा जी फर्म से। बात समझ में आ गई? तो आप में ये एग्री हो या ना हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये एग्री हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अगर अपने आप रिटायरमेंट देना चाहेगा तो अपने रिटायरमेंट दे देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? ओके, आ जाइएगा फटाफट से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाता है अगर मान लीजिए मेरे पास 30 पार्टनर है, 30 में से एक की भी डेथ हो जाए, ठीक है, और मैंने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो फर्म को क्या मान लिया जाएगा कि फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व। क्या मान लिया जाएगा फर्म को? फर्म डिसॉल्व हो गई। क्लियर है कहानी? एक और चीज़ बता दो फटाफट से। अगर पार्टनर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी 3 पार्टनर, ठीक है ना, ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में मान लो बैठे हलवाई की दुकान चला रहे हैं, ठीक है, हलवाई की दुकान चला रहा है, हलवाई की दुकान चला रहा है, इसमें से सी को एक थोड़ा सा कीड़ा जाग गया, उसने कहा कि भाई साहब मैं ना ये गली के अंदर दुकान चला रहा है। सी ने कहा मैं गली के बाहर एक और दुकान खोलूँगा, एक और न्यू शॉप, ठीक है, एक न्यू शॉप खोलूँगा। अब ए बी सी कह रहे हैं भाई साहब, ये ए और बी कह रहे हैं हम इस पर एग्री नहीं है कि तुम नई दुकान खोलो क्योंकि वो हमारे कंपटीशन में आ जाएगी। एक ये जो ए बी सी की दुकान है गली के अंदर है और सी बोल रहा है कि मैं गली के बाहर एक और दुकान खोलूँगा, और इसमें इन दोनों की कंसेंट नहीं है। कंसेंट ना होने के बाद भी सी ने दुकान खोल दी, सी ने क्या करा, गली के बाहर दुकान खोल दी कंपटीशन में। तो बेटा जी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पता है क्या बोलता है? वो कहता है कि साहब अगर सी ने बाहर वाली दुकान से प्रॉफिट कमाया, ठीक, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको किसको लाके देना पड़ेगा? ये ए बी सी वाली फर्म। बात समझ में आई? अगर उस बंदे को, इसको सी को, अगर बाहर वाली दुकान से लॉस हो गया, अगर बाहर वाली दुकान से क्या हो गया? लॉस, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा कि लॉस अकेला झेलेगा, हम नहीं झेलेंगे। बात समझ में आई? अगर सी ने प्रॉफिट कमाया तो किसको लाके देना पड़ेगा? ए बी सी वाली फर्म को, अकेला जो उसने प्रॉफिट कमाया। और अगर सी को लॉस हो गया बाहर वाली दुकान पे, तो इसका मतलब ए बी सी बोले, ए और बी बोलेंगे भाई साहब ये तो तुझे अकेले झेलना है। बात समझ में आ गई? और इसी तरीके से मान लीजिए सी ने बिजनेस के कनेक्शन और प्रॉपर्टी यूज़ करी। बेटा हलवाई की दुकान है, ठीक है, दुकान में से सिलेंडर चुरा के ले गया, ठीक है ना, बेसन चुरा के ले गया, सिलेंडर चुरा के ले गया, और बिजनेस के कनेक्शन भी इस्तेमाल कर रहा है। कनेक्शन मतलब क्या? बाहर वाला दुकान का कस्टमर आ रहा है, कह रहा है अरे अरे सेम ही दुकान है, यहीं से ले लो। बात समझ में आई? बिजनेस के कनेक्शन भी इस्तेमाल कर रहा है। क्रेडिटर से जिनसे माल ये पार्टनरशिप फर्म खरीदती थी ना, उन्हीं से माल खरीद रहा है, कह रहा है मैं सेम ही तो आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी दे दो। बात समझ में आई? तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी और फर्म के कनेक्शन ये इस्तेमाल करता है तो दादा इसको वो पैसा भी वापस लौटाना पड़ेगा। और सेम कंडीशन, अगर प्रॉफिट कमाया तो फर्म को लाके देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो अकेले झेलो। बात समझ में आई? इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2023 में। क्लियर है कहानी? इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल क्लियर इसी पॉइंट पे, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, अगली आइटम। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बना? बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बड़ी सिंपल सी चीज़ है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है आपको एक ऐसा खर्चा जो अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस में, ठीक है, और मेरी फर्म को लॉस हो जाए, क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोल सकता हूँ कि भाई इस बार मुझे लॉस हो गया मैं नहीं दूँगा? ठीक है ना, आपको देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। या एम्प्लॉय को मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, इस बार मेरी फर्म के लॉस हो गया। समझ में आएगा? तो ऐसा खर्चा आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको अगर देना ही पड़ेगा तो बेटा उसे क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में अपने पास 3 आइटम है। कौन कौन से आइटम है? ध्यान से समझिएगा। एक तो है मैनेजर्स कमीशन। कौन सी कमीशन? मैनेजर्स कमीशन। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी पूरे नोट्स प्रॉपर भेजूंगा अलग से, तो अभी सब सुनना है। ठीक है। एक है कौन सा? मैनेजर्स कमीशन। एक और कौन सा है? रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये क्या बोला सर? बेटा एक बात ध्यान से समझिएगा। ABC 3 पार्टनर है, ठीक है ना। ABC 3 पार्टनर है। सी के पास पार्टनरशिप फर्म को ना जगह चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। ABC 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म को जगह चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो सी ने बोला कि भाई एक काम करो, मैं अपनी जगह फर्म को रेंट पे दे देता हूँ। किस पे दे देता हूँ? फर्म को रेंट पे दे देता हूँ। तो एक बात बताओ, अगर सी ने अपनी जगह फर्म को रेंट पे दे दिया और उसमें सी खुद भी पार्टनर है, ठीक है, तो सी फर्म से रेंट लेगा?
ठीक है ना, क्योंकि रेंट पे जगह दी है। अब एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म इसे ही बोल सकती है लास्ट में जाके कि भाई इस बार हमें लॉस हो गया, हम तुझे रेंट नहीं दे पाएंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये सी अपनी जगह फर्म को रेंट पे ना देके किसी और को रेंट पे देता, तो एक बात बताओ, उस बंदे से तो इसको रेंट मिलता ही मिलता, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा भाई साहब आपको इसको रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो इसका मतलब ये आइटम भी कौन सी हो गई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक आइटम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऊपर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, पता है कहाँ पर? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ज़रा ध्यान से देखना। इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट 6% पर एनम वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक तीसरी आइटम कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन लोन given by the partner to the firm, कितना परसेंट था बताओ फटाफट से? 6%। बात समझ में आ गई? क्लियर कहानी? ओके। सिर्फ 3 आइटम है दादा, ध्यान से समझ लेना। सिर्फ 3 आइटम है, कौन सी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी? मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। बहुत ध्यान से समझ लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। समझ में आ गई बात? बच्चे इसमें कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ पॉइंट। मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। बेटा पार्टनर की कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन देंगे। लेकिन मैनेजर को आप ये नहीं बोल सकते, मान लो आपने मैनेजर को बोल दिया कि जितनी भी सेल होगी ना भाई, मैं उसका तुझे 2% कमीशन दूंगा। ठीक है, अब तुम उसको लास्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे तो इस बार प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो मैं तुझे कमीशन नहीं दूंगा। वो बोलेगा मैंने सेल तो करी है ना, तुमने खर्चे कर दिए आड़े चढ़े, तुम्हें लॉस हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तुम्हें कमीशन मैनेजर को देनी ही पड़ेगी। लेकिन पार्टनर अपना बंदा है, ठीक, पार्टनर को आप कमीशन अगर वो मांगेगा, आप बोलोगे भाई साहब लॉस हो गया मैं नहीं दे सकता कमीशन, ठीक, तो वो क्या बन जाएगी? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बनेगी। मात्र 3 आइटम है, दिमाग में बसा लीजिएगा। इसके बाद अगली आइटम एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट क्या बोला? बेटा एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट का मतलब है अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही आप दोगे, अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो ही आप दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर को, अदरवाइज नहीं दोगे। दूसरा आइटम सैलरी, कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मैंने कमीशन के साथ क्या लिखा है? पार्टनर, पार्टनर की कमीशन है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप पार्टनर को सैलरी, कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। तीसरी आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ये क्या बोला? बेटा प्रॉफिट को उठाया और सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर घर नहीं लेके गए, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? थोड़ा सा प्रॉफिट उठा के रिजर्व में। अब एक बात बताओ, रिजर्व में प्रॉफिट कब ट्रांसफर करोगे? कब ट्रांसफर करोगे? जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो थोड़ी ना रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया कुछ तो उसे उठाओगे और किस में ट्रांसफर कर दोगे? रिजर्व में। तो मतलब अगर प्रॉफिट है तो ही आपको अलाउड है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़े, ठीक है ना, और 3 क्या चीज़ें हैं? एप्रोप्रिएशन। सीधी सिंपल बात याद रखेंगे, ठीक। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे ही आएगा, आपको 3 ऑप्शन ये देगा और चौथा ऑप्शन देगा एप्रोप्रिएशन में से उठा के, ठीक है, और बोलेगा पिक द ऑड वन आउट। क्या बोलेगा? पिक द ऑड वन आउट, के इनमें से कौन सा ऑड है। अब देखो, अगर तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ऑड वाला कौन सा हो गया? एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन 3 दे दी तो एक चौथा डालेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में से, फिर बोलेगा पिक द ऑड वन आउट। मतलब सारी एप्रोप्रिएशन है, एक अकेला कौन सा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको आंसर में कौन सा देना होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी CBSE का पेट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट से अगला सवाल, ठीक है। अगला कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब पहले ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। आराम बेटा इधर देख लो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से मामला इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। कौन कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाए, ठीक है ना। 11th क्लास में क्या बनाया था अपन ने? फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन मतलब उसके नीचे, ज़रा ध्यान से समझिएगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे 11th क्लास में, ठीक, फटाफट से आगे आ गए, ठीक है। अब याद करिएगा फटाफट से,
11th क्लास में जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ना बेटा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो ध्यान से समझना, हम नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया करते थे, बताओ फटाफट से, कैपिटल में। याद आ रहा है? नेट प्रॉफिट निकालते थे और उसको बैलेंस शीट में ले जाकर कहाँ पे ऐड कर दिया करते थे, कैपिटल में। पता है ऐसे क्यों करते थे? बड़ी सिंपल सी बात है, हम वहाँ पे अकाउंटिंग किसकी कर रहे थे, प्रोपराइटर की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे थे? प्रोपराइटर, मतलब अकेला मालिक। मान लो मेरी दुकान है, मैंने जितना प्रॉफिट कमाया तो सारा प्रॉफिट मेरा ही है ना, किसी में बटना थोड़ी है वो प्रॉफिट। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। तो बेटा यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, उसका बंटवारा होगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। उस बंटवारे के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकदम सेम फंक्शन वैसे ही करेगा। याद करना जरा फटाफट से, जब हम P&L अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, तो सारे के सारे खर्चे कौन सी साइड पर आते थे, डेबिट साइड पर, और सारी इनकम कौन सी साइड पर आती थी, क्रेडिट साइड पर। एकदम वैसे ही चलेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। सर कैसे? बेटा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा। फर्म के लिए क्या है, खर्चा, क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है ना, फर्म के प्रॉफिट को कम करेगा। उसके बाद सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन, ये भी क्या है, फर्म के लिए खर्चा, क्योंकि पार्टनर को दोगे, बांटोगे तो प्रॉफिट को कम करेगा। और तीसरी आइटम बताओ फटाफट से क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। सर यहाँ पे क्या चौथी आइटम भी कोई आ सकती है? नहीं आ सकती। ज़्यादा क्यों नहीं आ सकती, ज़रा ध्यान से देखो। मैंने अभी तुम्हें एप्रोप्रिएशन में कितनी आइटम लिखवाई, ज़रा याद करो फटाफट से। 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। जरा देखना इधर, यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में भी कितनी आइटम लिखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके अलावा कोई आइटम इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि 3 ही एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गई कहानी? ये सारे फर्म के खर्चे हो गए, ठीक है। उस वाली साइड पे फर्म के लिए क्या आएगी, इनकम। उस वाली साइड पे क्या आएगी, फर्म के लिए इनकम। सर शुरुआत कहाँ से होगी, बाय नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट इधर वाली साइड पे क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है, याद करो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। सर कैसे निकलता था, ये देखो, याद करो, ये ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालते थे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे करके निकालते थे। फिर इसी के नीचे P&L बनता था, इसी के नीचे P&L बनता था। ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड पर आ जाता था, क्रेडिट वाली साइड पर। सेम नेट प्रॉफिट भी कर रहा है। नेट प्रॉफिट जब P&L अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट कौन सी साइड पर निकलता था, टू नेट प्रॉफिट, ये वाली साइड पे। तो ये नेट प्रॉफिट शिफ्ट होकर कहाँ पे आएगा, नीचे, उस वाली साइड पे, ठीक है। अगर नेट लॉस होगा तो कौन सी वाली साइड पर आएगा, इस वाली साइड। बात समझ में आ गई? तो नेट प्रॉफिट कौन सी साइड पे गया, क्रेडिट साइड पर। अब मैंने आपको बोला कि बेटा इधर ये वाली साइड पे इनकम आती है। सर इनकम में आपने एक आइटम लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, बिल्कुल इनकम है बेटा। कैसे? पार्टनर ने फर्म में से पैसे निकाले, हमने बोला जो तूने पैसे निकाले उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दे। अब पैसा फर्म को मिल रहा है कि फर्म से जा रहा है, फर्म को मिल रहा है। अगर पैसा फर्म को मिल रहा है तो मतलब फर्म के लिए क्या है, इनकम। प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट अकाउंट है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट में से प्लस माइनस कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक। अदरवाइज ये अपने आप अकाउंट कंप्लीट है। क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। करते कैसे, ध्यान से देखिएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कहाँ पे जाएगा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल। फिर उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिजर्व में पैसा जा रहा है तो बंटवारा नहीं होगा। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा, अब आ जाओ फटाफट से, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास नेट प्रॉफिट है 1,10,000। कितने का नेट प्रॉफिट है, 1,10,000 का। उन्होंने एडजस्टमेंट में लिखा प्रोवाइड 10% कमीशन टू ए बिफोर, प्रोवाइड कमीशन टू ए एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। क्या लिख डाला, प्रोवाइड 10% कमीशन टू ए एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, किसको, ए को। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, 1,10,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा, 11,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,000। सर 1,10,000 का कितना परसेंट करना है, 10%। अगर यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दे, वो बोले प्रोवाइड कमीशन टू एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिख दे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब पता है क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, बेटा अब ये 10/100 नहीं होगा, अब ये कितना हो जाएगा, 10/110, 10/110।
आसान भाषा में समझिएगा, अगर वो बोल रहा है आपको कमीशन देनी है 10%, ठीक है ना, जिस बंदे को कमीशन देनी है उसी के बाद में लिख रखा है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये सच कमीशन, मैं ए को कमीशन दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ इसी के कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट को मुझे देनी है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक समझना है 1 मिनट के लिए, ठीक है, अदरवाइज तो सब लोग इसका रट्टा ही मारते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ आपको, जिसको समझ में आएगा वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही मतलब 10 सवाल में 110 करना होगा, फिर सिंपल सी बात। बोल रहा है प्रोवाइड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कह रहा है मुझे ना 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट पे 10% देना है। अब एक बात बताओ, मुझे तो कमीशन पता ही नहीं, लेकिन मुझे कमीशन का रेट पता है। मुझे कमीशन का क्या है? रेट पता है। ज़रा एक बात बोलो, मेरे पास ना एक 50,000 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 50,000 का। मैंने बोला मैंने टोटल प्रॉफिट 50,000 का कमाया। तो एक बात बताओ, ये 50,000 का जो प्रॉफिट कमाया, मैंने बोला ये 50,000 मेरा 100% प्रॉफिट है, पूरा, ये मेरा पूरा प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूँ इसमें से 10% कमीशन अभी माइनस नहीं हुई है, ये माइनस होना बाकी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट जो 50,000 का है, इसमें से 10% की कमीशन अभी माइनस नहीं हुई, इसमें से 10% कमीशन माइनस होना बाकी है। तो एक बात बताओ, ये प्रॉफिट 100% बोलोगे या फिर तुम इसको बोलोगे ये प्रॉफिट 100 नहीं 110% है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10% की कमीशन अभी माइनस नहीं हुई है, माइनस होना बाकी है। तो इसका मतलब ये 50,000 का प्रॉफिट 100% नहीं है, कितने परसेंट है? 110%। इसी तरीके से ये 1,10,000 का प्रॉफिट जो है ये 100% नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से कितनी कमीशन माइनस होना बाकी है? 10%। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट 100% नहीं, कितने परसेंट है? 110%। और मुझे इसको वापस से कितना निकालना है? 100। इसका मतलब मैंने इसको कितने से डिवाइड किया? 110 से, क्योंकि ये है कितना परसेंट? 110। और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया बताओ फटाफट से? 10% से। बात समझ में आ गई? अगर लॉजिक समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आता तो बड़ा सिंपल सा गेम है। अगर यहाँ पे 10 की जगह प्यारे बच्चों 20% होता तो आप पता क्या करते? आप करते 20/120। 30 होता तो क्या करते? 30/130। बात समझ में आ गई? यही गेम खेलनी थी और कुछ नहीं करना था। जैसे कि एक ये वाला एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा भी समझ में आ जाएगा। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए इज़ टू गेट कमीशन एट द रेट 10%, ठीक है ना? जल्दी आओ फटाफट से, चेयर ले लो उधर वाली क्लास से, ठीक बेटा? थोड़ी थोड़ी सी चेयर आगे बढ़ा लो पीछे, ताकि जगह हो जाए, थोड़ी थोड़ी आगे, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। A is to get commission of 10% of net profit before charging commission। क्या बोल रहा है? Before charging commission, इसकी कमीशन को चार्ज नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं A की कमीशन निकालूंगा, किसकी कमीशन? A की कमीशन। तो पता है मेरे पास A की कमीशन निकालना बड़ा सिंपल सा काम है। ध्यान से देखिएगा कैसे। अब पूरा क्वेश्चन फटाफट से रीड कर डालते हैं। कह रहा है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, B is to get a commission of 10% on net profit। आगे वर्ड ध्यान से पढ़ना, क्या लिख रहा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन का मतलब क्या है? इस प्रॉफिट में से, ये जो 1,10,000 का प्रॉफिट है, इसमें से ए की कमीशन भी माइनस होनी है और साथ में किसकी माइनस होनी है? बी की भी माइनस होनी है। पहले बताओ ए की कमीशन कैसे निकलेगी? सर नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 1,10,000। और मुझे ए को कितनी कमीशन देनी है बताओ फटाफट से? 10%। और ध्यान देना, इसकी कमीशन के साथ प्यारे बच्चों क्या वर्ड लिखा है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या वर्ड लिखा है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। सर बेटा चेयर ले लो सामने वाली क्लास में, ठीक है? क्या लिखा है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब है 1,10,000 का 10/100 करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? 11,000। अब अगर मुझे बी की कमीशन निकालनी है तो बी की कमीशन में है असली गेम। ध्यान से समझिएगा। सर कैसे? ध्यान से सुनो। 1,10,000 की कमीशन नेट प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है मेरे पास? 1,10,000। मुझे बताओ ज़रा फटाफट से, 1,10,000 का अगर मेरे पास प्रॉफिट है, उसने बोला इसमें क्या चार्ज करना है? बी को कितनी कमीशन देनी है? बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन का मतलब इसमें से एक्स की कमीशन भी हटाओ और सॉरी ए की कमीशन भी हटाओ और साथ में किसकी हटाओ? बी की कमीशन। सर ए की कमीशन तो मैं हटा दूंगा, ये लो 11,000 रुपये मैंने हटा दिए। 1,10 में से 11,000 रुपये माइनस करूंगा तो बताओ कितना पैसा बचेगा मेरे पास? 99,000। अब कह रहा है इसमें से बी की कमीशन भी हटाओ। बी की कमीशन तुम्हें पता है क्या? बी की कमीशन का अमाउंट पता है क्या? नहीं पता। लेकिन तुम्हें ये पता है कि बी की कमीशन कितने परसेंट देगी? 10%।
तो इसका मतलब अगर मुझे 10% कमीशन देनी है तो मैं 10 अपॉन में कितना करूं बताओ फटाफट से। 10 अपॉन में 110, 10 अपॉन में 110। क्यों? क्योंकि मुझे डी की कमीशन पता ही नहीं। बात समझ में आई? और ये जो 99,000 का प्रॉफिट है इसमें से डी की कमीशन अभी माइनस नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ये 100% प्रॉफिट नहीं है। ये कितना परसेंट प्रॉफिट है? 110% है। तो इसका मतलब मुझे इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 110 से, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा? 10 से। अब काटा पीटी करूंगा तो बताओ फटाफट से कितनी कमीशन आएगी डी की? 9,000। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, पूरे चैप्टर में गेम चलेगी ये वाली। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। और ध्यान से समझना, आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करना 10 अपॉन में 110 का। आंख बंद करके नहीं, जैसे लिख दे आफ्टर चार्जिंग ऐसी की तैसी 10 अपॉन में 110, ठीक है ना? ये नहीं लिखना। अभी पता है क्या, इस क्वेश्चन में छोटा सा गेम करूँ मैं, छोटा सा चेंज दिखाऊँ मैं आपको कि क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। वो यहाँ पे हटा के ना ऑल कमीशन की जगह लिख देता आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। क्या लिख देता? आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। तो पता मैं क्या करता, 1,10,000 में से एक ही कमीशन मुझे पता है, वो हटा दी मैंने, और उसके बाद क्या रहा इसका 10% निकाल दो। तो फिर मैं पता है क्या करता, 10 अपॉन में 100 नहीं करता प्यारे बच्चों। फिर क्या करता, 10 अपॉन में 10 अपॉन में 110 नहीं करता, फिर क्या करता, 10 अपॉन में 100 कर देता। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ बोला है कि एक ही कमीशन को चार्ज करना है, मतलब आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है प्रॉफिट में से हटा दो। और क्या बोल रहा है, सिर्फ किसकी कमीशन हटाओ? एक ही कमीशन। तो मैंने एक ही कमीशन हटा दी, डी की कमीशन नहीं हटाने को बोला। तो मैं यहाँ पे 10 अपॉन में 110 नहीं करूँगा, क्या करूँगा, 10 अपॉन में 100। तो कृपया करके आँख खोल के पढ़िएगा कि आफ्टर चार्जिंग के बाद क्या लिखा है। बात समझ में आई? आफ्टर चार्जिंग वर्ड पढ़ते ही नहीं दौड़ जाना कि सर आफ्टर चार्जिंग लिखा था, आपने बताया था 100 अपॉन में 110 करते, हमने तो कर दिया, ठीक है ना? ये वाली हरकत नहीं करनी है। तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा ये वाली चीज़ पे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, 100 अपॉन में 10 अपॉन में 110। क्लियर है कहानी? और आपको पता है अगर 20% आ जाए तो क्या करोगे, 20 अपॉन में 120, 30 आ जाएगा तो क्या करोगे, 30 अपॉन में 130। क्लियर है कहानी? फटाफट से आइएगा फटाफट। कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है? हमारे पास प्यारे बच्चों 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट हैं। कौन कौन से वाले? एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, यानी कि ऊपर नीचे भागेगी हर आइटम के साथ। जैसे कोई आइटम चेंज होगी, कैपिटल ऊपर कैपिटल नीचे, कैपिटल ऊपर कैपिटल नीचे, हर आइटम के साथ कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट। तो इस कैपिटल का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक और कैपिटल भी होगी जिसका नाम आपके पास आएगा, कौन सी वाली, फिक्स्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, फिक्स कैपिटल के अंदर भी 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट। और ध्यान से समझना, फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, बताओ कौन सा वाला, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट। दोनों में जगह पे कैपिटल अकाउंट बनेंगे, लेकिन दोनों कैपिटल अकाउंट अलग अलग होंगे। सर कैसे? बेटा फ्लक्चुएटिंग वाले में मैंने बोला कि कैपिटल फ्लक्चुएट होगी हर आइटम के साथ, मतलब जो भी पार्टनर को पैसा मिलेगा उससे कैपिटल बढ़ेगी। जब भी पार्टनर की कैपिटल में से पैसा कम होगा उसकी कैपिटल कम होगी। अब अपने को, हमने इतनी बार कैपिटल अकाउंट बना लिया, अपने को ये पता है कि जब जब पार्टनर को पैसा मिलता है तो कौन सी साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर। और जब पार्टनर से कुछ छीनते हैं तो उसकी कौन सी साइड पर आता है, डेबिट साइड पर। अब जरा तुम खुद देखो एक बार, क्या ये एकदम कैपिटल अकाउंट टकाटक वही बात बोल रहा है? ध्यान से देखो, हम शुरुआत यहीं से करते हैं बेटा, बाय बैलेंस बीडी से। शुरुआत यहीं से करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से, है ना? बाय बैलेंस बीडी से उसके बाद क्या लिखा है, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, मतलब पार्टनर को पैसा मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर को पैसा मिल रहा है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इसका मतलब भी पार्टनर को पैसा मिल रहा है। बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगा दे, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल, अभी तुमने देखा ना रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कि पार्टनर की कैपिटल जब एडजस्टमेंट के बाद कम पड़ती थी तो पार्टनर पैसा लेकर आता है। जब पार्टनर पैसा लेकर आता है तो बैलेंस की तरह आता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट। इधर वाली साइड से कैपिटल कम होगी। देखो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, और अगर पार्टनर ने कुछ भी कैपिटल विड्रॉ कर, ठीक है। सर एक चीज़ फटाफट से बताइएगा, आपने यहाँ पे लिखा ड्राइंग्स, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा कैश या बैंक कैपिटल विड्रॉल, तो इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या? हाँ, बहुत तगड़ा फ़र्क है। ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और ये वाली ड्राइंग कौन सी है? आउट ऑफ कैपिटल। ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? आउट ऑफ कैपिटल। सर छोटा सा एग्जांपल, बेटा एक बात समझिएगा, मैंने एक आइटम 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसको बेच दिया 120 रुपये पे। बताओ मैंने कितना मुनाफा कमाया? 20 रुपये। अगर मैं
20 रुपये अपने घर निकाल कर ले जाऊँ, तो मैं इसे बोलूँगा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया था। अगर मैं 20 की जगह पे 30 रुपये घर ले जाऊँ, तो बेटा जी मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 20 रुपये तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन 10 रुपये क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। बात समझ में आई। बिजनेस में मैंने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये का सामान ला के 120 का बेचा, मुनाफा कितने का हुआ, 20 रुपये का। अगर मैं 20 रुपये निकाल लूँ तो ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि जो कमाया उसमें से निकाल लिया। अगर मैं 20 रुपये से कुछ भी ज़्यादा निकालूंगा तो मैं उनसे बोलूँगा कि ये पार्ट ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, मैंने कैपिटल में से पैसा निकाल दिया। बात समझ में आ गई। तो ये जो मैंने लिखा प्यारे बच्चों, ये है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, इसी को ड्राइंग्स बोला जाता है, ठीक है। और जब मैं कैपिटल में से पैसा निकालता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, टू कैश या फिर बैंक, और मैं इसे क्या लिखूंगा, कैपिटल विड्रॉल। सर हमें पेपर में क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि कौन सी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, कौन सी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? बेटा क्लियरली लिख के बताएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर लिख के बताएगा कि कैपिटल विड्रॉ कर लिए। समझ में आ गई बात, दोनों में डिफरेंस आपको बिल्कुल एकदम टकाटक पता लगेगा। अच्छा सर ये कौन सा अकाउंट था? बेटा ये अकाउंट था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आपने देखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ना दुनिया भर का जितना कचरा आ सकता था सारा का सारा डाल दिया। बात समझ में। इसके बाद जो अकाउंट है ना प्यारे बच्चों, वो कौन सा अकाउंट है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो इसके नाम से पकड़ने की कोशिश करो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब इसमें कैपिटल फिक्स रहेगी। कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स, ठीक है। और अगर जो भी पार्टनर को मिलेगा, कुछ भी उसको मिलेगा या उससे कुछ भी छीनेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा मेरे बच्चों, वो किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। तो सर फिर कैपिटल अकाउंट क्या हम लोग सिर्फ बैलेंस लिखने के लिए बना रहे हैं? नहीं दादा, इसमें सिर्फ दो चीज़ें आएंगी। पता है क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा, इसमें सिर्फ दो चीज़ें आएंगी। कैपिटल का एडिशन, क्या आएगा? अगर तुमने एडिशनल कैपिटल लगाई तो इस अकाउंट में आएगी, और दूसरा कैपिटल विड्रॉल, अगर तुमने कैपिटल विड्रॉ कर डाली तो भी इस अकाउंट में आएगी। कैपिटल का एडिशन यानी कि तुमने एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो इसमें आएगी, और कैपिटल विड्रॉ करोगे तो वो इसमें आएगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सर फिर बाकी का सामान कहाँ पे जाएगा? पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो कहाँ डालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कहाँ डालोगे? पार्टनर ड्राइंग्स करेगा वो कहाँ डालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा कहाँ डालोगे? बेटा उसके लिए ये वाला अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। दोनों एकदम सेम बनेंगे। पता है क्या है? देखो मैंने यहाँ पे दो अकाउंट बनाए तुम्हारे सामने। एक कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन अकाउंट को मिला दूँ, सारी आइटम मिक्स कर दूँ, तो पता है कौन सा अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा? ये वाला अकाउंट जो तुमने अभी यहाँ पे बनाया। सर कैसे? बेटा ध्यान से देखना। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैंने क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन। सर ये आइटम तो आपने सारे ऊपर भी लिखे थे। हाँ बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे सारे लिखे हुए। बैलेंस BD, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन। यहाँ बस आप एक आइटम एक्स्ट्रा देख पा रहे होंगे। कौन सा वाला है? देखो जरा फटाफट से, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एडिशनल कैपिटल। सर ये वहाँ पे क्यों नहीं है? बेटा ये वहाँ कैपिटल में जाएगा। ये वहाँ पे किस में जाएगा? कैपिटल में। वहाँ करंट में नहीं रहेगा, वहाँ पे किस में जाएगा? कैपिटल में। और इधर वाली साइड देखो, इधर वाली साइड पे मैंने क्या लिखा? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L अप्रोप्रिएशन। एक और चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, बताओ फटाफट से क्या है? कैपिटल विड्रॉल। ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ पर आएगा? उस वाले अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से देखना। करंट अकाउंट देखो फटाफट से, करंट अकाउंट पे नजर मारो। ड्राइंग्स लिखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखी, P&L अप्रोप्रिएशन लिखा। एक चीज़ मिसिंग देख रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी वाली है? कैपिटल विड्रॉल। और इधर वाले में क्या मिसिंग देख रहा हूँ? कैपिटल का एडिशन। ये दो आइटम जो मिसिंग है, ये पता है कहाँ पे आ गई? ये देखो कौन से वाले अकाउंट में चली गई है? कैपिटल में। कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विड्रॉल। बात समझ में? इसलिए मैंने बोला जब आप इन दोनों अकाउंट को जोड़ दोगे, दोनों अकाउंट को मिला दोगे, तो वो ऊपर वाला अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? जो कि फ्लक्चुएटिंग वाला है। और अगर फिक्स्ड वाला है तो फिक्स्ड वाले में ये दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और कौन सा वाला? करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? और ध्यान से सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है इसमें? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस टॉपिक के, छोटे छोटे से। अच्छा पहली चीज़ समझिएगा, इस चैप्टर में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आने के चांसेस बहुत माइन्यूट है, बहुत कम चांसेस है कि कैपिटल अकाउंट आ जाए इसमें से। क्यों नहीं आएगा? बेटा वो एडमिशन और रिटायरमेंट में तुमसे ऑलरेडी बनवा रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे वेरी हाई चांसेस कि अब नहीं आएगा। जब पुराने ज़माने में 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, तब यहाँ से शॉर्ट आता था। P&L अप्रोप्रिएशन भी आता था। 2019 में भी देखोगे ना तो P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल दोनों आते थे। आज के ज़माने में थोड़ा सा बंद कर दिया गया।
ठीक है ना, नॉर्मली आज के ज़माने में नहीं देते काफ़ी हद तक। हाँ हाँ नोट ना, अभी नोट ही बता रहा हूँ। अब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक नोट वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये नोट जो पॉइंट लिखा है मैंने लिखा अंडर दिस मेथड ए पार्टनर्स कैपिटल में हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। पहली चीज़ ध्यान से समझिएगा, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्रेडिट ही होता है। सर कैसे? बेटा एक बात बताओ, जरा एंट्री का पास करते हो जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 11वीं क्लास में तुमने हर क्वेश्चन में पहले नहीं एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो रही है इस एंट्री में, बोलो फटाफट से, क्रेडिट। और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है ना बिजनेस के लिए, तो क्या होगी बताओ फटाफट से, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा निकाल लो फर्म से या हमको लॉस हो जाए, ठीक है ना, तो कैपिटल क्या हो सकती है, डेबिट। कैपिटल क्या हो सकती है, डेबिट हो सकती है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर का सारा सामान किस में आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट पे, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। क्लियर कहानी? फिक्स कैपिटल में बेटा, फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बन रहे हैं जरा बताओ फटाफट से, 2 अकाउंट, कैपिटल और करंट। कैपिटल में से 2 चीज़ आती हैं, कैपिटल का एडिशन और कैपिटल का विड्रॉल। तो एक बात बताओ जरा फटाफट से, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और तुमने 1,20,000 की कैपिटल निकाल ली? ऐसा कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं। इसको मैक्सिमम तुम क्या कर सकते हो, सर मैंने 1 लाख की निकाली और 1 लाख लगाई और 1 लाख पूरी निकाली। तो इसका मतलब इसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुरी सिचुएशन में तो नील हो जाएगा। डेबिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि तुम 1 लाख लगाई कैपिटल और 1,20 की कैपिटल विड्रॉ कर ली। बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो 1 लाख ही मैक्सिमम कर सकते हो। तो या तो मैंने, हालांकि यहाँ पे नील लिखा नहीं है क्योंकि नॉर्मली पूछता नहीं है, क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि दुनिया भर की सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? फटाफट से, फ्लक्चुएटिंग में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल वाले सीन में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इतनी बात याद रखनी है अपने को। बात समझ में आ गई? ठीक है, आइएगा फटाफट से, मैं आपको एक अलग अगले टॉपिक पर लेकर चल रहा हूँ। पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है बेटा जी, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? इस टॉपिक पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। हर बार इधर उधर मोल्ड करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको अगले वाले टॉपिक्स में ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अभी हम ये वाला टॉपिक करते ही ना, हम उस पर छलांग मारेंगे सीधी, क्या बोलते हैं, MCQ पे पिछले साल वाले, ठीक है ना। मैं पूरा जवान वो इकट्ठा करके लाया हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। MCQ भी पिछले 5 साल के हैं और 5 साल के बड़े वाले क्वेश्चन भी, ठीक है ना। मेजर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे आज। चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई कि ड्राइंग्स 2 तरह की होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। एक चीज़ याद रखेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक, क्योंकि नॉर्मली मेरी इंटेंशन नहीं होती। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैंने एक धंधे में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है वो धंधा ना 70,000 में हो सकता है, मैंने ज़बरदस्ती लगा दी, तो मैंने 30,000 निकाल के ले गया। तो एक बार बताइए, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं जो 30,000 नॉर्मली निकाल के लेके गया हूँ ना, तो मेरी इंटेंशन ये है कि मैं वापस नहीं लेके आऊँगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 70,000 में धंधा हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 30,000 निकाल के ले गया और पार्टनरशिप फर्म इसको बोलते हैं कि भाई तूने तो ड्राइंग कर ली, क्या कर ली, तूने तो ड्राइंग कर ली, तो हम तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। अबे मेरी तो इंटेंशन ही नहीं है, तो ज़िंदगी भर इंटरेस्ट लगते ही रहेगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल कर पा रहा हो? ये तो पूरी ज़िंदगी भर इंटरेस्ट लगता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो वापस लाने वाला ही नहीं हूँ, मेरी इंटेंशन ही नहीं है वापस लाने की। बात समझ में आई? तो इसलिए ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। देखो लिखा भी है यहाँ पे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट फॉर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते टाइम आप कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग पे कंसिडर नहीं करते। अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर प्यारे बच्चों इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, मान लीजिए अरहम की दुकान है, ठीक है ना, अरहम की दुकान है, ठीक है। अरहम अपनी दुकान पे जाता है, जब इसको जैसी ज़रूरत पड़ती है पैसे निकालता है, गले में से घर लेकर आ जाता है, ठीक है ना। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट करता है, जितना भी प्रॉफिट कमाता है जैसे इसको ज़रूरत होती है वैसे ही पैसे निकाल के ले आता है। मतलब इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। मतलब क्या करेगा, कभी भी किसी दिन जाएगा 2000 रुपये निकाल लेगा, कभी भी किसी दिन जाएगा 5000 निकाल लेगा, कुछ भी कर लेगा। मतलब इसकी ना तो डेट फिक्स है और ना ही अमाउंट फिक्स है, ठीक है। इसे बोला जाता है प्यारे बच्चों कौन सी ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग। क्या बोला जाता है इसको, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। मतलब आसान भाषा में ये है कि इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, जब दिल चाहेगा कितने ही पैसे निकाल लेगा और जब दिल चाहेगा कितना भी कोई सी भी डेट पे निकाल लेगा। बात समझ में आई? इसे बोला जाता है इर्रेगुलर ड्राइंग। तो इर्रेगुलर ड्राइंग में हमारे पास प्यारे बच्चों दो मेथड है, कौन कौन से, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा मेथड कौन सा, सिंपल मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड को मैंने क्या लिखा रखा है, आई लव यू मेथड। मतलब ये हमारे लिए अच्छा मेथड है, हम इसी को फॉलो करेंगे। ये दूसरा वाला मेथड कौन सा, सिंपल मेथड, मतलब बेकार मेथड, घटिया मेथड, ठीक है ना। इसको अपन फॉलो नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये लंबा टाइम लेता है। अबे तुम्हारी स्नैप की ऐसी की तैसी रख दो आप इस फोन में, पता नहीं दुष्ट काफी लोग, ठीक है। तुम जाकर उड़ाओगे वो देखे आदमी क्या घटिया बातें पढ़ाता है, ठीक है। क्लिप काट के बना दोगे मेरी गाड़ी थोड़ी सी। चलो आगे प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना, इसको फॉलो करना क्योंकि ये आसान है और ये जल्दी सॉल्व होता है। सिंपल मेथड, इसके नाम में सिंपल है बेटा, ये धोखेबाज है, ठीक है ना। इसका नाम सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन ये है एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो अपने को इसको फॉलो नहीं करना। सब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग सिंपल मेथड। नहीं बेटा, इतना जुल्म नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर कभी भी, ठीक है ना। वो सिर्फ बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम प्रोडक्ट मेथड लगाओ या फिर सिंपल मेथड। मैं तुम्हें प्रोडक्ट मेथड से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जरा फटाफट से देखेंगे, ठीक है। पहले जो सॉल्व हुआ है अभी सॉल्व नहीं करना है, बस समझना है। अच्छा देख, एक और चीज़ समझिएगा, अभी तक कई सालों से ये पेपर में नहीं आया है, ठीक है ना, कई सालों से पेपर में नहीं आया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं आ सकता, क्योंकि है आसान, आ तो सकता कभी भी। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल, Mr. A has withdrawn the following amounts and partnership deed provides for interest on drawings to be charged at 15% per annum। बहुत ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दे रखा है, 15% पर annum, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, ठीक है ना। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। प्यारे बच्चों जरा देखिएगा फटाफट से, इसने क्या करा, 1 मई को कितने पैसे निकाले, 2000, फिर 1 अगस्त को कितने पैसे निकाले, 5000, फिर 30 सितंबर पे कितने पैसे निकाले, 2000, फिर 31 जनवरी पे कितने निकाले, 6000, फिर 31 मार्च पे कितने निकाल रहा है, 2000। सर लेकिन ये तो महीने की आखिरी और पहली डेट पे निकाल रहा है। हाँ बेटा, इतना तो रहम करेंगे ना तुम्हारे, अभी बोलते हैं कि 17 तारीख को निकालने, तुम्हारा बाजा बच जाएगा 17 तारीख से निकालने में, समझ में आ गई ना, क्योंकि तुम्हें डेज कैलकुलेट करने पड़ जाएंगे, समझ में। तो इसलिए क्या बोलेंगे, या तो महीने की पहली तारीख को निकालेगा, आखिरी तारीख को। लेकिन देखो तो कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है ना। पहले इसने 5वें महीने में निकाले, फिर 8वें में निकाले, फिर अगले महीने में निकाल ली। बात समझ में आई? तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, और देखो अमाउंट का भी पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। कभी 2000, कभी 5000, कभी 2000, फिर 6000, फिर 2000, इस तरीके से कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं है। हमारे पास कौन सा मेथड है प्यारे बच्चों, एक बात बताओ जरा मुझे। एक बंदे ने 1 मई 2025 को पैसे निकाले, ठीक है, और साल कहाँ पे ख़त्म होगा ये बताओ फटाफट से, 31 मार्च 2026 पे, क्योंकि साल कहाँ पे शुरू हुआ होगा, 1/4/2025 से साल शुरू हो गया होगा, है ना। 1/4/2025 से ये साल शुरू हुआ होगा और 1/5/2025 तक ये साल जा रहा होगा, सॉरी 31 मार्च 2025 तक जा रहा होगा। इस बंदे ने 1 मई को ड्राइंग कर ली, मान लीजिए 5000 रुपये। मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट लगाना है 12%, तुम बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। तुम बड़ा सीधा सा काम करोगे, बोलोगे सर साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 में, इसने 1 मई को यानी कि अगले महीने में पैसे निकाल लिए, तो इसका मतलब इसने 5000 रुपये 1 मई से लेकर कहाँ तक इस्तेमाल करे होंगे, 31 मार्च तक। तो मैं इंटरेस्ट कितने महीने का लगाऊंगा, सर पूरे के पूरे 11 महीने का लगा दूंगा। यही करोगे कि नहीं करोगे, कॉमन सेंस यही है। सर इसने 1 मई को निकाले, तो 1 मई से लेकर साल के आखिर तक जितने महीने होंगे उतने महीने का इंटरेस्ट लगा दूंगा। बस यही प्रोडक्ट मेथड है। हम भी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1 मई 2023 को इसने ड्राइंग करी, कितने की, 2000 रुपये की। हम कैलकुलेट करेंगे बेटा जी क्या, मंथ्स अप टू 31 मार्च। देखो ध्यान से, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथ्स अप टू 31 मार्च 2024, मतलब साल के आखिर तक मंथ्स कैलकुलेट कर दो। सर 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, बोलो फटाफट से, 11 महीने। कितने महीने होंगे, 11 महीने। फिर उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने। हमने 8 महीने का लगा दिया। 30 सितंबर का महीना जा चुका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 6 महीने। 6 महीने का लगा दिया। 31 जनवरी से 31 मार्च तक
31 जनवरी मतलब जनवरी जा चुका, तो सिर्फ कितने महीने, फरवरी और मार्च, 2 महीने, ठीक है। 31 मार्च को 2000 रुपये निकाले, 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने, 0 मंथ्स, ठीक है। मेथड का नाम क्या है बोलो फटाफट से, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 2000 रुपये निकाले मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना आएगा बताओ फटाफट से, 22,000। 5000 इंटू 8 कितना आएगा, 40,000। 2000 इंटू 6 कितना आएगा, 12,000। 6000 इंटू 2 कितना आएगा, 12,000। और 2000 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। सबका मारो टोटल, टोटल कितना निकला बोलो फटाफट से, 86,000। इंटरेस्ट ध्यान से देखना है कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितनी टोटल ड्राइंग है ये बोलो फटाफट से, 86,000। कितनी ड्राइंग्स है, 86। कितना इंटरेस्ट का रेट है, 15% पर आना। तो ध्यान से देखना, हमने कितने से डिवाइड करा इसको, 15/100, ठीक है। इसके बाद बेटे कसम खा लो, ठीक है ना, कसम खा लो, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो भी चिकन फ्राई, बिरयानी, जो तुम्हें पसंद है, उसकी कसम खा लो कि क्या मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, 1/12। क्या मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, 1/12। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, रेट ज़रा बताना कौन सा है, पर एनम, साल का रेट है। और ये डेटा कैसा है, मंथली डेटा है। कैसा डेटा है, मंथली, क्योंकि मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसा डेटा है ये, मंथली। अगर मंथली डेटा को तुम्हें पर एनम में कन्वर्ट करना है तो बताओ कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। कसम खा लेना दादा, एक 1/12 करना नहीं भूलना है, 1/12 करना ही करना है, अदर क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ में आ गई, ये बच्चे नॉर्मली बोलते हैं इसलिए कसम खिलवा रहा हूँ। चलो ये अपन ने कर डाला। अब आ जाते हैं दादा रेगुलर ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है ना, भर भर के क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। अभी तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम देखना कितने क्वेश्चन हैं यहीं पर, ठीक है ना, लाइन लगी हुई है इन्हीं क्वेश्चन की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कौन सी ड्राइंग से बताओ फटाफट से, रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब पता है क्या है, अरहम की दुकान है, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख को जाता है, सुबह जाते ही गले में से 5,000 रुपये निकाल लेगा। हर महीने की पहली तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को जाएगा 5,000 रुपये निकाल लेगा। अगला महीना कौन सा आएगा, 1 मई। 1 मई को जाएगा 5,000 रुपये निकाल लेगा। 1 जून पे जाएगा 5,000 रुपये निकाल लेगा। 1 जुलाई पे जाएगा 5,000 रुपये निकाल लेगा। एक बात बताओ, पैटर्न फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, पैटर्न फिक्स हो गया, अमाउंट भी फिक्स हो गया, टाइम भी फिक्स हो गया। हर महीने की पहली तारीख और अमाउंट 5,000 रुपये। हर महीने की पहली तारीख, अमाउंट 5,000 रुपये। अब ज़रा सोच के देखो, अगर मैं एक मेथड फॉलो करूँ, सर ये वाला मेथड अभी भी तो कर सकते हो आप, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने पे ही ड्राइंग लगा दो। फिर ये अगले महीने ड्राइंग करेगा 1 मई को, फिर आप 31 मार्च पे लेके फिर आप 11 महीने की ड्राइंग लगा दो। फिर ये 1 जून पे ड्राइंग कर रहा है तो फिर कब लगा दो, 31 मार्च तक 10 महीने की ड्राइंग लगा दो। बेटे ऐसे तो बाजा बच जाएगा अगर 3 पार्टनर की ड्राइंग कैलकुलेट करने को मिल जाए। सोच के देखो। तो इसका इन्होंने कहा कि साहब इसका ना एवरेज पीरियड निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी देखो सर पहली वाली ड्राइंग पे 12 महीने का लगेगा, फिर इस वाली पे कितने का लगेगा, 11 महीने का, फिर इस वाली पे कितने का लगेगा, 10 महीने का, फिर अगली वाली पे 9, 8, 7, ऐसे करके तुम लोग तो अगर प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो बेटा ये जो भी तुमने टेबल बनाई है तो पूरी ऐसे लंबी पहुंच जाएगी 12 महीने की। बात समझ में आई। और मान लो इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि तुम्हें 2 पार्टनर का कैलकुलेट करना है, तुम्हारा तो आधा घंटा खत्म हो जाएगा इसी में। और फिर अगर मल्टीप्लाई की गलती हो गई तो और कबाड़ा निकल जाएगा। बात समझ में आई। तो इन्होंने बोला कि साहब एक काम करो, इसमें ना हम लोग एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, प्यारे बच्चों ज़रा मुझे फटाफट से बताना, ठीक है। आराम बेटे जब ध्यान से सुनो। अगर ड्राइंग महीने की पहली तारीख को करता है, कब करता है, महीने की पहली तारीख को, हमें पता है क्या करना है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के महीने देखने के कितने महीने हैं। 1 अप्रैल को दुकान गया, इसने 5,000 रुपये निकाल लिए। ज़रा बताओ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, कितने महीने, पूरे के पूरे 12 महीने। कितने महीने, 12 महीने। ध्यान से देखना मैंने किसके ऊपर 12 लिखा है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कहाँ पे करी होगी, 1 अप्रैल पे। पहली ड्राइंग कहाँ पे करी होगी, 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 12 महीने। उसके बाद ज़रा एक बात बताओ, ये हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, तो इसमें आखिरी वाली लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, कौन सी ड्राइंग करी होगी, 1 मार्च पे। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक बोलो कितने महीने बचे, 1 महीना। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने महीने, 1 महीना। 12 + 1 बोलो कितना हुआ, 13 डिवाइडेड बाय 2 काटोगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगा दो। मतलब आपको 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कितने महीने का इंटरेस्ट लगा दो, 6.5 महीने का। कितने महीने का लगा दो, 6.5 महीने का। तो प्यारे बच्चों
डब्बे में मैं क्या लिख दूंगा, इफ़ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने महीने हैं बताओ फटाफट से, 6.5 महीने। कितने महीने, 6.5 महीने। अगर ज़रा बताओ फटाफट से, मान लो ये महीने की एंड पे ड्राइंग करता है, मान लो अरुण दुकान पे जा रहा है, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा, उसके बाद अगली ड्राइंग कब करेगा, 31 मई को, फिर अगली ड्राइंग कब करेगा, 30 जून को, फिर अगली ड्राइंग करेगा 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को। तो इसने पहली ड्राइंग करी 30 अप्रैल पे, पहली ड्राइंग कब करी, 30 अप्रैल पे। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बोलो कितने महीने हुए, कितने महीने हुए, 11 महीने। तो मैं इसको अब यहाँ पे हटा के इधर 11 लिख दूँ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और इसने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, हर महीने के आखिर में करता है, आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने, 0। तो मैं लास्ट यहाँ पे क्या प्लस कर दूँ, 0। 11 + 0 बोलो कितना हुआ, 11। 11 अपन में 2 काटोगे कितना आ जाएगा बताओ फटाफट से, 5.5 महीने। यानी कि एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ कितने महीने की ड्राइंग्स लगाओगे, 5.5। कितने मंथ्स आएंगे, 5.5 महीने की। सर अगर मिडल आ जाए तो, महीने के मिडल में अगर करे तो ज़रा बताओ, अगर महीने के मिडल में करेगा, पहली ड्राइंग कहाँ पे करेगा, 15 अप्रैल। कब करेगा, 15 अप्रैल। ज़रा बताओ ना, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 11.5 महीने। कितने महीने, 11.5। 11 और एक आधा महीना, तो 11.5 लिख दिया। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा सर, लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च। कब ड्राइंग करेगा लास्ट ड्राइंग, 15 मार्च पे। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बोलो कितना महीना बचा, आधा महीना। कितना महीना बचा, आधा। क्या मैं आधे को 0.5 लिख सकता हूँ, आधे को 0.5 लिख सकता हूँ। ज़रा बताओ फटाफट से सर, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 0.5। 11.5 और आधा जोड़ो कितना बना, 12। 12 अपन में 2 बोलो कितना हुआ, 6 महीने। तो यानी कि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ कितना आया, 6 महीने, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मैं एक नंबर के सवाल में कई बार ये फालतू सवाल पूछ लेता, पता क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, ऊपर से तुम्हें लगेगा, लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कराएगा और अचानक से आखिर में पूछ लेगा बताओ कितने महीने की ड्राइंग लगेगी, ठीक है ना। तो अपने को बड़ा सिंपल सा याद रखना है, अगर बिगिनिंग है तो कितने महीने, 6.5, मिडल है तो कितने, 6, एंड है तो कितने, 5.5, आधे आधे का गैप है। कितने कितने का गैप है, आधे आधे का, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया, देखो इसका रट्टा मार लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये दिमाग में बस जाना चाहिए, 6.5, 6 और 5.5। लेकिन रट्टा तभी चलेगा अगर आपने ड्राइंग शुरू करी है 1 अप्रैल से और आपकी ड्राइंग ख़त्म हो रही है 31 मार्च में। ये बात समझ लेना एक बार बहुत ध्यान से, ठीक है ना। ये जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, ये वाला, ये निकालना जो सिखाया मैंने, ये सिर्फ एक ही वजह से निकालना सिखाया। अगर तुम्हें ये निकालना नहीं आता और तुमने आँख बंद करके रट्टा मार दिया तो पेपर में बेहतर तुम्हें एकदम रॉन्ग देगा वो, इसी एक ही क्वेश्चन में। पता है कैसे रॉन्ग देगा तुम्हें, ध्यान से समझना, ठीक है। वो बोलेगा हर एक बंदा है वो 5,000 रुपये की ड्राइंग करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट रेट है 10.5%, वो 10% पर एनम, ठीक है। अब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन ही देखा ना, बच्चा सीधा भागेगा, बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मुझे रटा हुआ है, कितने महीने की ड्राइंग लगती है, 6.5 महीने की। क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट डालेगा नीचे, पता है क्या बोलेगा, उसने जो ड्राइंग स्टार्ट करी है, ड्राइंग स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई। ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करी है, 1 जुलाई से। 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करी उसने ड्राइंग, कहाँ से ड्राइंग करना स्टार्ट करी है, 1 जुलाई से। बस यहीं पे इसका बाजा बच गया 6.5 महीने में। अब 6.5 नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा, बेटा उसकी पहली ड्राइंग कहाँ पर है, 1 जुलाई। तो अब आपको 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का पहले पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वो बिगिनिंग में करता है तो उसने पहली ड्राइंग 1 जुलाई से करी होगी, तो बताओ 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग उसने कहाँ पे करी होगी बोलो, हर महीने की स्टार्टिंग में करता है। लास्ट ड्राइंग कहाँ पे करी होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 मार्च पे। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बोलो कितने महीने होगा, 1 महीना। 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 बोलो कितना हुआ, 10/2 कितना आ गया, 5 महीने। अब 6.5 महीने बेकार हो गए। अब जो 6.5 महीने थे वो बेकार हो गए। क्यों बेकार हुए, क्योंकि बेटा फाइनेंशियल ईयर हिल गया ना तुम्हारा। उसने बोला ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई से। कहाँ से ड्राइंग स्टार्ट हुई है, 1 जुलाई से, ठीक है। फिर इन्होंने पता है क्या, एक तगड़ी गेम और खेली। इन्होंने 2025 में एक बार गेम खेली। इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला एक बंदा है वो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, और वो ड्राइंग करता है 5,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है। और ये जो ड्राइंग करता है ना प्यारे बच्चों, वो ऑल्टरनेट मंथ में करता है। कौन से मंथ में करता है, ऑल्टरनेट मंथ में। अब बच्चे आधे बेचारे पागल,
ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं सर बिगनिंग लिखा हुआ है ऐसी की तैसी, 6.5 महीने लगा आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। और मज़े की बात बताऊँ, जो 6.5 महीने से आंसर निकालोगे ना वो ऑप्शन में है, ठीक है। बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस में करा रहा है, कह रहा है सर निकाल दिया मैंने, बिगिनिंग ऑफ मंथ था, 6.5 महीने से आंसर निकाल दिया। जैसे ही तुम 6.5 महीने से निकालोगे कबाड़ हो जाएगा। सर कैसे? बेटा ध्यान से सुनो। उसने 1 अप्रैल से ड्राइंग करना शुरू करी, तो पहले बताओ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने? पूरे के पूरे 12 महीने। अच्छा ज़रा बताना उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को नहीं करी होगी दादा, उसने लास्ट ड्राइंग 1 फरवरी को करी होगी। सर कैसे? बेटा देखो, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, ऑल्टरनेट मंथ में करता है, तो इसका मतलब मई में नहीं करी होगी, कब करी होगी? जून में, 1 जून, ठीक है। फिर उसके बाद कब करी होगी? 1 अगस्त, ठीक है। उसके बाद कब करी होगी? 1 अक्टूबर, और उसके बाद कब करी होगी बताओ फटाफट से? 1 फरवरी, सॉरी 1 दिसंबर, और उसके बाद कब करी होगी? 1 फरवरी। बात समझ में आई? ऑल्टरनेट। तो अब 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ज़रा बताओ कितने महीने हुए? कितने महीने हुए? 2 महीने। 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 2 महीने। तो आप 12 में प्लस करोगे 2 डिवाइडेड बाय 2, ज़रा बताओ कितने मंथ की ड्राइंग लगेगी? 7। समझ में ही बात, ठीक है ना। ये 2025 में रेला बनाया था बच्चों को, 2025 का क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, अभी दिखेगा अभी आपको। बात समझ में ही? अच्छा चलो, मंथली का गेम हो गया सीधा सीधा सा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मंथली वाला आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ए पार्टनर ड्रॉ 20,000 पर मंथ, ठीक है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। अगर ड्राइंग्स रेगुलरली करते हैं तो ज़रा बताओ फटाफट से कैसे निकलेगा? सर 20,000 रुपये की ड्राइंग है, ठीक है, और पूरे के पूरे कितने महीने करिए? 12 महीने। तो बताओ, और इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट कितना है बोलो फटाफट से? 15%। तो 15/100। ज़रा बताओ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने महीने का लगाऊँ? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने महीने का लगाऊँ? 6.5। तो यानी कि 6.5 अपॉन में कितना? 12, ठीक है। ये 12 से ये 12 उड़ा दो, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 उड़ा दो। 20,000 और सॉरी 200 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू कितना हो गया? 6.5। मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 19,500। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं भूलना है कि 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 20,000 पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने करेगा तो कितने हो गए? 2,40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा अब सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वार्टर वाला। सेम कॉन्सेप्ट पे क्या है? क्वार्टर वाला। क्वार्टर वाले में भी क्या सीन है? हर बिगिनिंग में करता है क्वार्टर की, हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में करता है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बोलो फटाफट से? साल में कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर का मतलब अप्रैल टू जून पहला, उसके बाद जुलाई टू सितंबर दूसरा, अक्टूबर से लेके दिसंबर तीसरा, और जनवरी से लेके मार्च चौथा, ठीक है। अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो ज़रा बताओ पहली ड्राइंग उसने कहाँ पे करी होगी? 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल का मतलब है 12 महीने बचे होंगे 31 मार्च तक। कितने महीने? 12 महीने। लास्ट ड्राइंग बताओ उसने कहाँ पे करी होगी? क्वार्टर की बिगिनिंग में करता है। लास्ट क्वार्टर देखो कौन सा वाला है? जनवरी। तो उसने लास्ट ड्राइंग कहाँ पे करी होगी? 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक बताओ कितने महीने? जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने हो गए? 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय 2, कितने महीने? 7.5 महीने। कितने महीने? 7.5 महीने। इसका मतलब अगर क्वार्टर की बिगिनिंग में है 7.5, मिडल में है तो 6, और अगर एंड में है तो कितना? 4.5। सेम मेथड से निकलेगा सब, ठीक है जी। मंथली में क्या था? 6.5, 6, 5.5, याद कर लो। 6.5, 6, 5.5। और क्वार्टरली में कितना? क्वार्टरली में कितना है? 7.5, 6 और 4.5। अगर गलती से हाफ ईयरली आ जाए, हाफ ईयरली में बिगिनिंग में 9, 6, 3, 9, 6 और 3, याद कर लो, देख लो। मिडल वाला हमेशा कितने पे आएगा? 6 पे, चाहे मंथली हो। ध्यान से देखो, मंथली में 6, क्वार्टरली में 6, हाफ ईयरली में 6, हर जगह पे 6 आएगा मिडिल वाला, ठीक है ना। क्वार्टरली में 1.5 का डिफरेंस लेना है, मंथली में 0.5 कैसे लेना है, ठीक है जी। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिएगा।
अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या एज्यूम करेंगे, आप मानेंगे कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। क्या मानेंगे? 6 महीने का। मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसने बोला मिस्टर ए पार्टनर विड्रॉज 50,000, क्या बोला, 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है मान लीजिए 10%, ठीक है, 10% पर एनम। क्या दे रखा है? 10% पर एनम। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर 50,000 विड्रॉ करें, ठीक है, 10 अपॉन में 100, और उसने बताया ही नहीं कि कब विड्रॉ करें, अप्रैल में करें, मई में करें, एंड में करें, कब करें, तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम अगर कुछ भी नहीं पता तो हम मान लेंगे एवरेज पीरियड, कौन सा, 6 महीने। कितना मानेंगे? 6 महीने। बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन में बहुत बारीक ट्विस्ट देखिएगा, बहुत माइन्यूट, आपको पेपर में बहुत ध्यान से पकड़ना अगर आ जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने इंटरेस्ट का रेट कितना लिखा है, कितना लिखा है, 10% पर एनम। मान लीजिए वो क्वेश्चन में से ये हटा दे, सिर्फ बोले 10%, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। इसका इम्पैक्ट पता है कितना बड़ा आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा, ये 6/12 हट जाएगा, ये 6/12 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर आ गई नहीं। उसने 10% का आपको फ्लैट रेट दे दिया, उसने बताया नहीं पर एनम में, हर पर क्वार्टर है, पर मंथ है, कुछ नहीं बताया। तो आप क्या मानेंगे कि भैया फ्लैट रेट है, आपको ये टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ गई? अगर रेट में पर एनम नहीं लगा हुआ तो, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कभी कभार, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो यही बात अपन ने अंग्रेजी में लिख के रखी है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, विदाउट द वर्ड पर एनम नहीं लगा। इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग दी टाइम फैक्टर, आपको टाइम फैक्टर यानी कि 6 महीने वाला पीरियड नहीं लाना। बात समझ में आ गई? सीधा उठाओ, सीधा चार्ज। क्लियर है कहानी? आ जाओ फटाफट से। हेलो बेटा जी, आइएगा फुल रफ्तार में। पास्ट ईयर के क्वेश्चन 2025, पहला सवाल, ठीक है ना। हम फटाफट से जो अच्छे क्वेश्चन होंगे फटाफट निपटाते चलेंगे, और एमसीक्यू में मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़्यादा बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पर हम करेंगे, जो अगर कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ देंगे ऐसे। देखो सबसे पहले अभी एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ध्यान से पढ़ना। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल the partners or any of them acting for all. The above statement highlights which of the following feature of partnership: agreement, business, sharing of profit, mutual agency. Agreement, mutual agency। आराम बेटा, लेट आए थे तुम, यही बात बताई थी, ठीक है, याद रखनी है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर पार्टनर कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है ना, कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इसे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एक काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा कर रहा होगा तो उसके बिहाफ पे दूसरा कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस लाइन से कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लास के 5 मिनट भी अगर तुम इधर हुए तो 1 नंबर जा सकता है? बात समझ में, ठीक है ना। देख लो कहाँ पे आएगा, 2025, अभी जो साल गुजरा है इससे पिछला वाला, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला जो छोटे छोटे पॉइंट बताऊँगा दादा वहाँ से क्वेश्चन आएगा, पहले बोल रहा हूँ, बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कई जगह पे पॉइंट आपको बताऊंगा और आपको लगेगा सर यहाँ से तो क्या ही बेकार क्वेश्चन पूछेगा। जैसे भी मैंने तुम्हें हलवाई वाला एग्जांपल दिया था, कंपटीशन वाला, ठीक है ना, कि अगर कंपटीशन में बिजनेस खोल लेगा, तब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा मतलब नाम लेने का दिल नहीं है। SMS वाले टीचर जो वासिफ सर है ना, उनके से कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, 8-10 बच्चे, ठीक है ना, मैंने उनको पढ़ाया। तो जब मैंने उनको टॉपिक पढ़ाया ना, तो वो कह रहे हैं कि सर ये आप क्या फालतू टॉपिक पढ़ा रहा हो, ना हमारे स्कूल में पढ़ाया, ना वासिफ सर ने पढ़ाया, किसी ने भी नहीं पढ़ाया। 2023 के बाद की बात बता रहा हूँ। जैसे ही वो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और आपको गारंटी दूँ बताऊँ, CBSE 2023 का पेपर उठा के देखना, पहला MCQ उसी टॉपिक पे, पहले MCQ उसी टॉपिक पे कि पार्टनर ने कंपटीशन में बिजनेस स्टार्ट करा। और जब वो बच्चा आया ना, तो मेरे से कह रहे हैं सर आपको कैसे पता कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा दादा ये जो पॉइंट है ना छोटे वाले, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं बारीकियाँ होती हैं जगह जगह से। आपको CUET में जब पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, और CA फाउंडेशन का अगर पढ़ोगे तो वो पढ़ाऊंगा, तो आपको जब बता दूंगा ना कि ये एरिया में से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि अपन ने देखे हुए हैं ना कि कैसे पेपर सेट होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ से बनता है। तो पेपर मुझे पता है कि टीचर कैसे बनाएगा, ठीक। तो इसलिए कृपया करके मजे ना लें। अब देखो, ये देखो मैंने बताया था CBSE 2024 सबसे सस्ता पेपर है कई सालों का। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ 45 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 45।
इट वॉन्ट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर्स, कह रहा है 45 पार्टनर हैं, 7 और ऐड करना चाहता है, कितने हो जाएंगे टोटल? 52। अलाउड है क्या? नहीं है। कह रहा है ओनली डैश मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कितने कर सकते हो? 5। तुमने एक चीज़ देखी यहाँ पे क्या लिख रहा है? कंपनीज एक्ट। बात समझ में आई ना? ये बात पार्टनरशिप में नहीं लिखी हुई। इसी क्वेश्चन को बोल्ड करके पूछ सकता था, पता कैसे? कहता ये बताओ 45 पार्टनर है, 7 पार्टनर वो और ऐड करना चाह रहा है, ठीक है ना, कितने मैक्सिमम पार्टनर ऐड हो सकते हैं, और ये बात कौन सा एक्ट बोलता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर डैश लगा देता, बोलो, अगर बोलता पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू डैश, यहाँ पे डैश कर देता, ठीक है ना, और ऑप्शन में 2 चीज़ें रख देता, 5 और कंपनीज एक्ट 5 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। सारे बच्चे भागते 5 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि सर पार्टनर की बात हो रही है तो कौन सा एक्ट बात करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना, वहीं फंसता है बच्चा, ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट बात नहीं कर रहा, कौन बात कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा ये वाले छोटे छोटे पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं। चलो अगला सवाल देखिएगा ज़रा फटाफट से। देखो, राम मोहन 2 पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, ठीक है ना। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 30,000। कितना प्रॉफिट है? 30,000 रुपये। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज। ठीक, अब बताओ कि हमें कितना प्रॉफिट हम मैक्सिमम उनको दे सकते हैं? बोलो फटाफट से। सर कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है। प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा, मैं आपको ना, मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा एक कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, इसकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख। इसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बहुत ध्यान से समझिएगा। आराम बेटा, मैं फ़ोन फेंक दूंगा, बता दूँ, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ा रहा, तू नहीं चलता, तेरी वजह तू ही रो रहा था बहुत दिन से कि सर पढ़ा दे वाले, अब पढ़ा रहा हूँ तो तू नाटकबाजी चल रही है। 30,000, 3 लाख इसकी कैपिटल है, 2 लाख इसकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। बोलो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000 रुपये, ठीक है। और 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000 रुपये, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कितना बन गया? 50,000। क्या तुम 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो जबकि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 30,000। दे सकते हो? नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं दे सकते। लेकिन ये अच्छा एक और चीज़ बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। मैंने बोला एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट तभी दोगे जब आपके पास प्रॉफिट है। अब एक बार बताओ, क्या तुम इसको डायरेक्ट मना कर दोगे भाई साहब तुम 50 मांग रहे हो, हम तुम्हें 50 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 30 का है? नहीं, तुम पता क्या बोलोगे? तुम बोलोगे एक काम करो भाई, हमारे पास ना 30,000 का प्रॉफिट है, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है दोनों का मिला के? 50। तो हम 50 नहीं दे सकते, हम तुम्हें कितना दे सकते हैं? 30,000। अब अगली लड़ाई पता किस पे आएगी? कि सर 30,000 तो दे देंगे, लेकिन मिलेगा किसको कितना? अब बच्चे का दिमाग जाता है कि सर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो 30,000 को आधा आधा बांट दो 15,000 रुपये। फिर वो तो आंसर ऑप्शन भी नहीं। बात समझ में? आंसर ऑप्शन में नहीं। मान लो अगर होता भी तो भी नहीं देते। सर फिर किस रेशो में बांटेंगे? बेटा 30,000 के प्रॉफिट को पता है कौन सी रेशो में बांटेंगे? बताओ, ये रेशो क्या बनेगी? 3:2। तो 30,000 के रेशो को किस में बांट दोगे? 3:2 में। ज़रा बताओ 3:2 में बांटोगे तो कितना बनेगा? 18,000 और दूसरे वाले का कितना? 12,000। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी, ठीक है। अगर तुम, ठीक है, 18,000 और दूसरे वाले कितना बनेगा? 12,000। बात समझ में आ गई? ऑप्शन अगर रिजेक्ट करने होते तो पता है कौन सा? पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, पता ही बकवास आंसर है, क्योंकि 30 + 20 50 हो गए। चौथा वाला भी नहीं हो सकता कि 30,000 सारे मोहन को मिल जाएंगे और दूसरे को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भी तो कुछ कैपिटल लगा हुआ है ना, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? चलो आ जाओ फटाफट से। यानी कि अपन ने ये भी कर डाला, समझ में आया? फास्ट करना, ठीक है। जब मैंने तुम्हें उस टाइम पे सॉल्व कराया था ना, तब मैंने बच्चों को बताया था, मैंने कहा बेटा 1 नंबर में आता है। आधे बच्चों को सांस सुन गए थे, बच्चे कह रहे हैं ऐसी की तैसी सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। अब ज़रा बताना कितनी देर लगेगी इसको सॉल्व करने में? 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वही बता, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ में आई? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दादा तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा बवाल है कि भाई साहब ये होगा कैसे। समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था। चलो अब आगे बढ़ेंगे ज़रा अपन फटाफट से। क्या चीज़? बेटा 2:30 बजे तुम भूल जाओ, 2:15 बजे छूटेगी क्लास। सर 1 से 3 की बात। सारा एंड तारा कितने बजे आया था? कितने बजे आया था? 1 बजे। 1 बजे। मैं कैमरा देख के छोड़ूंगा तुझे, चल जाओ, ठीक है ना। तो सबसे आखिर में जाएगा उस हिसाब से। सारा एंड तारा 2 पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वो 6 लाख।
प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल है 6 लाख रुपए एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली, दोनों की, सारा की है 6 लाख, तारा की है 4 लाख, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 तारा विड्रू 1 लाख फॉर पर्सनल यूज। तारा ने अपनी कैपिटल में से कितने पैसे निकाल लिए 1 लाख रुपए, कौन सी डेट पर 1 अक्टूबर पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 8% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन तारास कैपिटल, यानी कि सिर्फ इसकी बात कर रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज। अब ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम्हारे पास, बड़ा छोटा सा काम करना है, पता है क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे 1 अप्रैल पे बताओ ज़रा कितनी कैपिटल है। फर्स्ट अप्रैल पे कितनी कैपिटल है 6 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 यहाँ पे उसने कितने पैसे निकाल लिए, सॉरी हाँ सर 4 लाख। 1 अक्टूबर में ज़रा बताना उसने कितने पैसे निकाल लिए, कितने पैसे निकाल लिए 1 लाख रुपए निकाल लिए उसने, यहाँ से माइनस 1 लाख रुपए कर लिए उसने, ठीक है। एक बात बताओ ज़रा फटाफट से, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितनी कैपिटल है उसकी फर्म में। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितनी कैपिटल है 4 लाख रुपए। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ज़रा बताओ कितनी कैपिटल है, कितनी कैपिटल है 3 लाख। दादा बस अब बड़ा सिंपल सा काम है सर, इंटरेस्ट कितना देना है बताइएगा, इंटरेस्ट कितना देना है 8% पर एनम। अब एक बात बताओ 8% पर एनम देना है तो 4 लाख कैपिटल 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक रही हो, कितने महीने होगा बोलो फटाफट से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, 1 अक्टूबर है ना, सितंबर तक काउंट करोगे, कितने महीने हो गए 6 महीने। मतलब 4 लाख पे 8% इंटरेस्ट देना है कितने महीने का 6 महीने का। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैपिटल लगी हुई 3 लाख, बाकी के 6 महीने पर कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 3 लाख पे, 3 लाख पे 8% इंटरेस्ट देना है 6 महीने का। बात समझ में आई। मैं इस क्वेश्चन को और आसान कर सकता हूँ, पता है कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई इंटरेस्ट आधे साल का देना हो यानी कि 6/12 का, तो पता है क्या करना होता है, रेट को आधा कर दो, रेट को क्या कर दो आधा कर दो। तो पता है सिंपल टर्म्स में आंसर कैसे निकलेगा सर, 4 लाख का 4%, बोलो कितना हुआ 4 लाख का 4%, बोलो कितना हुआ 16,000 रुपये। 4 4 16, 4 लाख का 4%, बोलो कितना हुआ 16,000 रुपये। और फिर सर यहाँ पे 3 लाख का वापस से कितना परसेंट करना है 4%, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का निकालना है 6 महीने का। 3 लाख का 4%, बोलो कितना हुआ 12,000। 16,000 प्लस 12,000, ज़रा बताओ दोनों मिला के कितने बन गए 28,000। किधर गया आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। दिस इज़ द फास्टेस्ट तरीका। बात समझ में, ये फास्ट वाला तरीका है। अगर तुम्हें छोटे बच्चों की तरह करना कोई दिक्कत नहीं, तुम छोटे बच्चों की तरह भी कर सकते हो। एग्जाम तक पहुंचने तक तुम लोग इसी तरीके पर आ जाओगे जैसे मैंने करके दिखाया। मैं तुम्हें शॉर्टकट टेक्निक ये बता रहा हूँ कि बेटा जब भी किसी चीज़ पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो ना, जब भी किसी चीज़ पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो, 6 महीने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, रेट आधा कर दो। रेट क्या कर दो आधा। सर रेट आधा हो कैसे रहा है, ज़रा एक बात बताओ फटाफट से। अगर तुम 4 लाख रुपए पे 8% निकालते और 6/12 करते, प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, मैं अब देखना कैसे काटूंगा। 6 1 6, 6 2 12, ठीक, 2 1 2, 2 4 8। ज़रा बताना 4 लाख का कितना परसेंट निकालना है, ज़रा क्वेश्चन। 4 लाख इंटू 4 5 में 100, तो ये तो निकालना है 4%। अगर मैं तुम्हें बोलता 4% निकालो भाई, तो तुम क्या करते 4 लाख इंटू 4 5 में 100, यही करते। तो जब भी आधे साल का निकालना हो हमेशा उठाओ रेट आधा कर दो, उसी में से बच जाओगे आधी कैलकुलेशन। समझ में आई बात, ठीक है। कभी गलत नहीं होगा, हमेशा उठाओ रेट आधा कर दो। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 लाख का डायरेक्ट 8% के बजाय 4% कर दिया। 4 लाख का 4% कितना हुआ 16,000। 3 लाख का 4% कितना हुआ 12,000। पूरे साल के इंटरेस्ट को जोड़ दो, 16 प्लस 12 कितना हो गया 28,000। बात समझ में, कौन से साल में सवाल आया भाई 2025, ठीक है ना, ताज़ा सवाल है एकदम, बिल्कुल एकदम फ्रेश। चलो अगला सवाल आइए, CBSE 2023। देखो अनु, बिंदु और सिया, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 2:2:1, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है लेकिन तब भी निकलेगा बहुत आराम से। सिया वॉज गारंटीड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 50,000, यानी कि ये जो पार्टनर है ना जिसका शेयर 1/5 है, जिसका शेयर 1/5 है सिया, ठीक है, सिया का शेयर कितना है 1/5। ये कह रही है मेरा प्रॉफिट कितने से कम नहीं होना चाहिए 50,000 से, इसको मिनिमम 50,000 प्रॉफिट चाहिए। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 2 लाख रुपये। फर्म का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय अनु, यानी कि इसको कितनी डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। ठीक, इसको कितनी डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी। अब ज़रा एक बात बताओ फटाफट से, पहले ज़रा मैं सिया का शेयर निकाल दूँ, प्रॉफिट का कितना होगा। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, इनटू कितना है बताओ फटाफट से, इसका शेयर 1/5, इसका शेयर कितना है 1/5। 2 लाख का 1/5 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 40,000। इसने कितना पैसा मांगा था 50, कितना मिला है 40, कितने कम पड़ गए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कम पड़ गया। अब बताओ फटाफट से ये दोनों पार्टनर से कितना कितना पैसा लेंगे। सर कैसे पता लग रहा है बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ, रेशो बोलो कितनी बची 2:2, यानी कि मैं इसको 1:1 बोल सकता हूँ। मतलब आधा एक बंदा देगा, आधा एक बंदा देगा। कितने की कमी पड़ गई है 10,000 की, आधा आधा देना है दोनों को। कितना कितना देंगे 5,000 5,000। किसने बोला कि बताओ अनु कितना पैसा देंगे 5,000 रुपये। बताओ फटाफट से, ये रहा आंसर। समझ में, मिनिमम गारंटी। मैंने तुम्हें टॉपिक भी नहीं पढ़ाया बट कॉमन, ठीक है ना, बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई जितने पैसे कम पड़े सामने वाला दे देगा उसको। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ फटाफट से, अब हम लोग चल रहे हैं ड्राइंग्स वाले सवालों में। ये लो पहला ड्राइंग वाला सवाल देखो बेटा, हीना और मीना, CBSE 2023। हीना एंड नीना, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं। नीना विड्रू 10,000 पर मंथ। नीना ने कितने पैसे निकाले हैं 10,000 पर मंथ। बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो गए। 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। कह रहा है हर महीने के कहाँ पर निकालती है वो, बिगिनिंग में। ज़रा बताना फटाफट से, बिगिनिंग कितना था 6.5 महीने। बिगिनिंग कितना होता था 6.5 महीने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। कह रहे हैं इंटरेस्ट कितना लगाना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नीनाज ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विल बी। देख लो सस्ता सवाल कितना है। हर महीने बताओ फटाफट से कितने पैसे निकाल रही है 10,000। 12 महीने कितने होंगे 1,20,000। मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है, मैं सिर्फ 12 मल्टीप्लाई करूँगा। और मैं 12 बहुत इंटेंशनली मल्टीप्लाई करता हूँ। पता है क्यों करता हूँ, ध्यान से देखना, ये पता लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगाना है, कितना इंटरेस्ट लगाना है 6%, तो 6 में 100 करूँगा, ठीक है। और इनटू कितने महीने का 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं समझ में आया, मैं 12 क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बार बार। समझ में आ रहा है 12 क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 12 आएगा ही आएगा, मुझे पता है। तो मैं इस 12 को 12 पढ़ाऊँगा ना सीधा, ठीक है ना। मैं क्यों माथा फोड़ी करूँ, पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर काटने में और मेहनत करूँ। समझ में आ रही है, ठीक है। ये स्मार्टनेस पेपर में चाहिए बस थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना, कि अगर ये कैलकुलेशन वाली स्मार्टनेस आएगी तो आप पेपर तेज सॉल्व करोगे, ठीक। 12 से 12 उड़ा दिया, 2 0 से 2 0 उड़ा दिया, इधर कितना है 660 और इंटू कितना आ जाएगा 6.5। 600 को 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा 600 को 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा 3,900। कितने पैसे 3,900 रुपये। 6 6 36 और 6 5 30, 300 रुपये और 3600 रुपये, कितने बनेंगे 3900 रुपये, ठीक है। अब देखो एक और CBSE 2023 का सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पता है कैसे फ्रेम करेगा, बच्चे को लगेगा पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, लास्ट में जाके देखो क्या पूछेगा। रीटा और उषा 2 पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:5 में। ड्यूरिंग द ईयर उषा विड्रू 15,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। द एवरेज पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। यार बताओ फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, पकड़ो जरा फटाफट से, क्या लिखा है। अबे ईच मंथ नहीं, एंड ऑफ ईच मंथ। नाला है तो ईच मंथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के आखिर में ड्राइंग करता है। एंड वाला बोलो फटाफट से कितने महीने की लगेगी 5.5। याद है ना, बिगिनिंग 6.5, मिडिल 6, एंड 5.5। 6.5 6 5.5, तो एंड में कितना लगेगा 5.5। 5.5 महीने आंसर, ठीक है बेटा। रेस्ट कुछ नहीं होगा, चुपचाप पढ़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ रुक जा, मिलेगा। हाँ मेरी बात सुन लेना, 1 मिनट रुको। एंड ऑफ ईच मंथ क्या लिखा है, एंड ऑफ ईच मंथ कितना लगेगा 5.5 महीने। क्लियर है कहानी। अब देखो क्वेश्चन इसने ऊपर से कैसे फ्रेम करा, आपको लग रहा होगा कि नीचे जाके क्या कैलकुलेट कराएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। कुछ बच्चे बेटे इतने जज्बाती होते हैं ना, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, यहाँ तक सवाल पढ़ा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना शुरू कर दिया, उसने मांगा ही नहीं तुम लोगों से, ठीक है। हाँ 2 मिनट बाद दे रहा हूँ बेटे की रेस्ट, ठीक है ना। फिर क्लास अभी आगे भी खींचनी है ना, 1-1.5 घंटा और। चलो सी देखो ना कितने सवाल हैं, देखो कितने सवाल हैं, कैसे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। अब देखो CBSE 2023 में एक और घटिया सवाल पूछा इसने। विभा और आशा 2 पार्टनर हैं। आशा विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर
एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का याद करो, बिगिनिंग में 7.5, ठीक है, मिडल में 6 और एंड में 4.5। बताओ ज़रा, एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, कितने महीने का लगेगा? 4.5 महीने। कितना लगेगा? 4.5 महीने। कैलकुलेट नहीं करवा रहा, सिर्फ पूछ रहा, बताओ कितने पीरियड के इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये 6.5, 6, 5.5, ये तो याद होनी चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। देखो फिर से CBSE 2023 में एक और सवाल, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलो कितना रहेगा? 6.5। ये ना सस्ता सवाल। फिर एक और CBSE 2023 में ये वाले पार्टनर दे रखे हैं, लॉसेज इक्वल थ्रू ऑफ द ईयर, विच यू विड्रॉ 2000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल कितने महीने आएंगे? ठीक है ना। 5 मिनट का रेस्ट है, 5 मिनट नहीं 4 मिनट का रेस्ट है। हमारे CA फाइनल वाले सर पता कैसे दे देते, ठीक है ना, उनकी 4.5 घंटे की क्लास हुई थी, ठीक है। फिर ऐसा होता था कि बच्चे शोर में जाते थे, 2 घंटे के बाद ब्रेक। ओके, अब आपको मिलता है ब्रेक, शार्प 2 मिनट। जल्दी आ जाओ फटाफट से, 2:45 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पानी पी लो, जो करना है करो। बच्चा कहता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया चीज़ है, सीधा पहली बारी में आंसर निकल गया, 6 लाख का 6% हो गया, 36,000 रुपये सीधा मार्क कर जाएगा, ठीक है ना। वहीं गड़बड़ है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 9 मंथ का। क्यों? क्योंकि लोन कहाँ पर है? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। तो 3 3 से 9, 3 4 से 12 कर दोगे, 4 से काटोगे इसको, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 15, और ये आ जाएगा 15 6 9,000 रुपीज़। कितना आएगा? 9,000 नहीं सॉरी 1 मिनट, 3 में तो बचा ऊपर, 27,000। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 27,000 रुपीज़। बात समझ में आ गई? 36,000 आंसर नहीं है, कितना है? 27,000 रुपये आंसर है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है। ओके, अब एक और सवाल है, सस्ता सा देखिएगा क्या है। उषा मोहक 2 पार्टनर्स हैं फर्म में। उषा विड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर। एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9% per annum. इंटरेस्ट ऑन उषा ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। बोलो फटाफट से। एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, याद करो फटाफट से। हाफ ईयर में क्या बताया था? बिगिनिंग में 9, मिडल में 6, एंड में 3। 9